हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं स्टीयरिंग मैकेनिज्म। यदि फ्रेंड्स आप एकरमैन एंड डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म विथ डेरिवेशन समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूं। यदि आप वह देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना रखी है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है उसी टॉपिक से मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और समझना है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टीयरिंग मैकेनिज्म। सबसे पहले समझेंगे स्टीयरिंग मैकेनिज्म क्या होता है। तो आप सभी ने स्टीयरिंग तो देखी होगी, जब भी फोर व्हीलर गाड़ी में बैठे होंगे तो स्टीयरिंग देखी होगी, और स्टीयरिंग का क्या फंक्शन है ये भी जानते होंगे। जैसे कि जब भी हमारी गाड़ी चलती है, जब हमें उसे टर्न करना हो, मतलब मोड़ना हो किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट या किसी भी डायरेक्शन में, तो हम इस स्टीयरिंग की सहायता से गाड़ी को मोड़ सकते हैं। या फिर जब भी गाड़ी हमारी चलती है तो उसका जो मोशंस होते हैं, जो गति होती है, उसको भी मेंटेन करने के लिए हमारी स्टीयरिंग काम आती है, जिससे कि गाड़ी इधर उधर भागती नहीं है। तो ये स्टीयरिंग का फंक्शन आपको अच्छी तरह मालूम होगा। लेकिन आप देखते होंगे जब भी हम गाड़ी मोड़ते हैं तो वहां पर जो हमारे व्हील रहते हैं, जिसे पहिए बोलते हैं, वो स्लिप नहीं होती और स्मूथ तरीके से मूव होते रहते हैं। तो वो किस कारण से स्लिप नहीं होते हैं और स्मूथ मूव होते हैं? वो होते हैं स्टीयरिंग मैकेनिज्म के कारण से। तो हमारा स्टीयरिंग मैकेनिज्म इतना परफेक्ट रहता है कि हमारे जब मोड़ते समय पहिए हमारे जो रहते हैं, व्हील रहते हैं, वह स्लिप नहीं होती। लेकिन फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है कि स्टीयरिंग मैकेनिज्म क्या होता है जिससे कि हमारे पहिए स्लिप नहीं होते और आसानी से हम गाड़ी को मोड़ सकते हैं। तो इसको भी समझते हैं। इसके लिए हमने टू टाइप्स के अरेंजमेंट पढ़े हुए हैं। पहला है एकरमैन अरेंजमेंट, दूसरा है डेविस स्टीयरिंग अरेंजमेंट। तो दोनों को हम वन बाई वन समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं एकरमैन अरेंजमेंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने स्टीयरिंग पढ़ाया हुआ है, उसमें आपको बताया था कि जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है वह डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना रहता है, जिसे हम लिंकेज के नाम से जानते हैं। किससे? लिंकेज के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे स्टीयरिंग के जो डिफरेंट टाइप्स के लिंकेज रहते हैं, जैसे कि जो या पार्ट्स भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे स्टीयरिंग आर्म हो गया, टाई रॉड हो गया, लिंकेज हो गया, किंग पिन्स हो गए। इस तरह के जो भी पार्ट्स रहते हैं या लिंकेज रहते हैं, इनका एक कैलकुलेशन के साथ अरेंजमेंट रहता है। कैसा? कैलकुलेशन के साथ अरेंजमेंट रहता है, जिसकी वजह से हमारे पहिए स्लिप नहीं होते। इस कैलकुलेशन को बोलते हैं जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ लिंकेज। समझ में आ गया? जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ लिंकेज क्या होता है? एक परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ जो भी हमारे लिंकेज रहते हैं, जैसे कि स्टीयरिंग आर्म हो गया, किंग पिन्स हो गया, टाई रॉड हो गया, ठीक है, जो एक्सल है, स्टब, जो स्टब हब होता है, इन सबका एक परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ अरेंजमेंट रहता है। इस अरेंजमेंट के कारण क्या होता है, जो भी हमारी पहिए जब टर्न होते हैं तो हमारे स्लिप नहीं होते और एक स्मूथ तरीके से मूव होते रहते हैं। तो इसी को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे एकरमैन अरेंजमेंट, इसके बाद डेविस अरेंजमेंट को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म की, नॉर्मल आप समझा सकते हैं, लेकिन हमें इसको न्यूमेरिकली समझाना है, अरेंजमेंट के थ्रू समझाना है। तो नॉर्मल सबसे पहले इसका यहाँ जो अरेंजमेंट है डायग्राम, जिसे एनिमेशन डायग्राम बोल सकते हैं, इसके थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जब गाड़ी सीधी चलती है कैसी, जब स्ट्रेट चल रही हो तो कैसा अरेंजमेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पर दो क्या रहते हैं, इधर स्टब जो हमारी एक्सल रहती है, तो यहाँ पर पहिए जो लगे रहते हैं वो किस पे लगे रहते हैं? स्टब एक्सल पर। दोनों पहिए किस पे लगे रहते हैं? स्टब एक्सल पर। तो स्टब एक्सल का एक पॉइंट रहता है जिस पर ये पहिए लगे रहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ किंग पिन के साथ जो हमारी एक्सल रहती है, जो हमारी फ्रंट एक्सल रहती है, उससे जुड़े रहते हैं। इसके बाद क्या रहता है, इसके आगे एक टाई रॉड लगी रहती है। क्या लगी रहती है? टाई रॉड, जिसका कनेक्शन क्या होता है यहाँ पर जो स्टीयरिंग आर्म्स लगी रहती है उनके थ्रू होता है। ये टाई रॉड क्या करती है, जब एक साइड हमारा मोशन ट्रांसफर होता है किसकी? स्टीयरिंग के थ्रू, तो दूसरी ओर पहिए को ट्रांसफर कर देती है फोर्स, जिससे वह दूसरा पहिया भी उसी डायरेक्शन में मुड़ जाता है। ये लिंकेज जो रहती है दोनों, दोनों के सेंटर में जब एक दूसरे से मिलाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को आगे की ओर बढ़ा देते हैं। उसको कहां पर मिलाते हैं? जो पिछले पहिए रहते हैं उन दोनों के
एक ही पॉइंट क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर, मतलब इन दोनों पहियों का इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालेंगे तो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं आएगा। और इसका अगर इन दोनों आगे पहियों का इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालना तो हम जो किंग पिन से उस पॉइंट से सीधी रेखा लाएंगे, ये जो हमारा यहाँ पर लिंकेज है पिवोटेड है, इस पॉइंट से लाते हुए और आगे मिलाएंगे जहां पर इस लाइन पर मिल जाए। इस तरह इसको लाइन लाएंगे तो यहाँ पर मिलेगी। तो सीधे जब पहिए चल रहे हो तो इस तरह का इंस्टेंटेनियस सेंटर इसका निकलता है। दूसरी ओर क्या होता है, अगर इन पहियों को टर्न कर दें, टर्न मतलब किसी भी दिशा में लेफ्ट एंड राइट में मोड़ते हैं, तो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कैसे निकालते हैं, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट रहता है पूरे लिंकेज का वह इंस्टेंटेनियस सेंटर के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर दोनों पहियों का आगे वाले और पीछे वाले दोनों पहियों का इंस्टेंटेनियस सेंटर परफेक्ट है और सही है एक ही पॉइंट पर, तो समझेंगे हमारे जो पहिए सही कसे हुए हैं और जब भी हम गाड़ी को टर्न करेंगे तो स्लिप नहीं होंगे और परफेक्ट टर्न होंगे और रोलिंग भी उनकी कैसी होगी, परफेक्ट होगी। यदि इनका जो सेंटर है इंस्टेंटेनियस सेंटर चारों पहियों का एक ही नहीं आता तो हम समझेंगे पहियों में कहीं ना कहीं बबल आ रही है और वहां पर हमें उसको सही करवाना होता है। तो ये हम देखेंगे जब गाड़ी मुड़ती है तो इंस्टेंटेनियस सेंटर कैसे निकालते हैं। तो हम देखते हैं ये दो पहिए हैं पिछले के जो टर्न नहीं होते अगले पहियों के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इन दोनों का इंस्टेंटेनियस सेंटर कहीं भी निकाल सकते हैं, इधर भी और इधर भी। तो हमने देखा है इधर को मुड़ रहे हैं तो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर हमने सीधी लाइन बढ़ा दी, कितनी भी दूरी पर अपने अकॉर्डिंग इसको डॉट डॉट लाइन में सीधा बढ़ा दिया जाता है। फिर हम देखते हैं इन दोनों आगे पहियों को जो मुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो पहिया किस पे लगा, स्टब एक्सल पर लगा हुआ है। स्टब एक्सल पर लगा हुआ तो उसका एक सेंटर होगा और जो यहाँ पर किंग पिंस वाला सेंटर है उससे इस जो किंग पिंस वाले पॉइंट से और जो स्टब का सेंटर है स्टब एक्सल का जिस पर पहिया लगा हुआ उस सेंटर से गुजारते हुए सीधे एक डॉट डॉट लाइन खींच देंगे और कहां तक खींच देंगे, जब तक कि ये नीचे वाली लाइन को कट ना कर जाए। इस तरह इसका जो हमारा यहाँ पर स्टब एक्सल लगा उसके पॉइंट से जो हमारा किंग पिंस वाला पॉइंट है जॉइंट वाला पॉइंट, इससे निकालते हुए सीधी लाइन खींच देंगे, उसको भी देखेंगे सीधा खींचते हुए जाएंगे तो वह लाइन भी किस पॉइंट पे मिलेगी, जिस पॉइंट पर ए वाली लाइन मिल रही है। तो तीनों पॉइंटों की लाइन, तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि ये जो लाइन एक ही पॉइंट से नहीं गुजरती और यहाँ पर ही परफेक्ट नहीं मिलती, तो हम समझेंगे हमारी जो अरेंजमेंट है, जो भी हमारा जियोमेट्रिक अरेंजमेंट है लिंकेज का, वह परफेक्ट नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस अरेंजमेंट से हम क्या करते हैं कि इक्वेशन फाइंड आउट की हुई है, एक cot phi माइनस cot थीटा इक्वल टू b by l। b क्या होती है, जो बेस है उसकी लेंथ होती है, l क्या होती है, दोनों पहियों की जो लेंथ है, जो वर्टिकल लेंथ वह लेंथ होती है। तो इसको हमें सेटिस्फाई करना पड़ता है, लेकिन थ्योरी में क्वेश्चन कैसा आता है कि इसको हमें ड्राइव करना है, मतलब डेरिवेशन से इसको प्रूव करना होता है। तो इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, एक्केरमैन स्टेयरिंग मैकेनिज्म का आगे समझते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों ही लाइन डायग्राम लिए हुए हैं जिससे कि आप इसको आसानी से बना सकें और इससे जो भी हम डेरिवेशन करना चाहते हैं वह आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर देख रहे होंगे नॉर्मली जब स्ट्रेट गाड़ी चल रही हो, हमारी स्ट्रेट पहिए हो, कहीं भी मोड़ नहीं हो, तो हम इसको कुछ ना कुछ डाटा मान लेते हैं, जैसे कि हमने ऊपर लिखा हुआ दिखाया था। ये आगे क्या है, एक्सल है, और इससे जो जुड़े हुए हैं क्या है, ये स्टीयरिंग आर्म है, यहाँ पर किंग पिंस है और ये हमारी टाई रॉड होती है। ये हमारी क्या है, एक्सल है, जो हमारी स्टब एक्सल है जिससे पहिए लगे हुए हैं इधर और इधर। तो इनका जो हमने यहाँ कुछ मान लिया, इस क्रॉस लिंक किया हो गई जो कि ए बी की समांतर है और बी सी के, जो देख रहे हैं ए बी और बी सी जो हमारी है वो एक दूसरे के समांतर है। हमारे देख रहे हैं सी ए बी, तो यहाँ पर तो बी सी की जगह क्या बी डी कर लें, ये सी गलत लग गया था क्योंकि ए सी और बी डी क्या है, ये हमारी स्टब एक्सल है जैसे मैंने बता चुका हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पर सी की जगह क्या कर लें, डी कर लें, करेक्ट। ये ब्लैंक वेल क्रैंक लीवर है सी ए के, सी ए कौन सा दिखा, सी ए के, और डी बी एल ये दोनों ए बी पर पिवोटेड है, जो हमारे ए पॉइंट बी पर क्या हुआ, नट के द्वारा लगे हुए हैं, पिवोटेड बोलते हैं। जब गाड़ी सीधी चलती तो क्रॉस लिंक के एल, जो के एल दिख रही है, ये क्या होता है, जो ए बी हमारी एक्सल है उसके एक दूसरे कैसे रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। और जो हमारी ए के जो है यहाँ पर दिख रही है और बी एल, ये दोनों ही चेसिस से क्या रहते हैं, एक एंगल बनाती है अल्फा, या जो भी हम एंगल शो कराते हैं। और जो हमारी एक्सिस है कौन सी, ए के और के एल, जो हमारी लेंथ रहती है उससे क्या आते हैं, अल्फा का सही स्टीयरिंग जो हमारा रहता है एंगल उसको चुनते हैं, जिससे कि हमारी ये परफेक्ट रोल कर सके और परफेक्ट टर्न कर सके। इसका जो मान रहता है बी बाई एल का, ये 0.4 से 0.5 तक रहता है। तो ये नॉर्मल सी थ्योरी है, अपने आप भी लिख सकते हैं, सिर्फ इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या क्या एबीसीडी जो भी लिए गए वो क्या क्या है। ठीक है, इसको आप कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते तो पढ़ के आप समझ के कर सकते हैं।
हमारा लिए इंपॉर्टेंट है ये जो फॉर्मूला है इसको प्रूव करना। फॉर्मूला है cot फाइव माइनस cos थीटा इक्वल टू बी बाई एल। इसको प्रूव करते हैं सबसे पहले। तो हमने कुछ डाटा कंसीडर कर लिया, जैसे कि ए एस सी डी बोलते हैं व्हील ट्रैक, ये हमने नीचे देख रहा है, ए लिखा लगा सी डी के बीच में व्हील ट्रैक है, उसकी लेंथ मान लिए। बी क्या है, जो बेस है, ई से जो हमारी एफ है ये बेस मानते हैं इसको हमने बी मान लिया है। जबकि एल क्या है, ए जो हमारी वर्टिकल लेंथ है एल, उसको हमने एल मान लिया है। जो आई यहाँ पर एल की जगह आई, तो मैंने ए आई की जगह एल की जगह आई कर दिया हुआ, जो होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर, जो यहाँ पर बना हुआ है। अब सबसे पहले बात करते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जो ये इधर का ऐसा ये बना नहीं होता, ये हमें बनाना पड़ता है। ये जो बाहर की होती है ये वाली व्हील और ये वाली व्हील, ये होती है आउटर व्हील, ठीक है। ये फ्रंट व्हील हो जाएगी, ये हमारी रियर व्हील हो जाएगी। इस तरह ये इनर व्हील होती है, कौन सी, फ्रंट व्हील, ये वाली देख रहे हैं, ये इनर व्हील होती है, ये हमारी रियर वाली इनर व्हील होती है। अब ये हमारा नहीं रहता सिर्फ इतना, जब हमारी सीधी गाड़ी चलती है तो हमारी इतना बना रहता है, इतना कितना, ए सी डी और बी तक। लेकिन जब टर्न कराए, मान लो लेफ्ट में या राइट में, यहाँ पर हमने क्या दिखाया, राइट टर्न करके दिखाया। तो राइट टर्न किया तो पहिया ऐसा मुड़ जाएगा और ये पहिया आगे इधर की ओर मुड़ेगा। जब इधर की ओर मुड़ेगा तो इसके थ्रू हम इंस्टेंटेनियस सेंटर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहिए दिख रहे हैं, ये जो लाइन है बेस वाली, इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे अपने अकॉर्डिंग जितना बढ़ाना है। फिर हम क्या करेंगे, इसका जो स्टब एक्सल है उसका जो सेंटर, जिसमें पहिया लगा हुआ है, इसका सेंटर, जो ये पॉइंट है इससे गुजारते हुए, याद रखें ये पॉइंट से गुजारते हुए इसके सेंटर से सीधे एक लाइन खींच देंगे जहां तक भी जाए, वो कहीं ना कहीं इस लाइन को, बेस वाली लाइन, इसको कट कर देगा। मैंने मान लिया यहाँ पर कट किया हुआ है। इस तरह हम क्या करेंगे, जो पहिया मुड़ा हुआ है ये वाला जो इनर फ्रंट व्हील, इसके इस पॉइंट से जहां पर हमारा एक्सल है उसका पॉइंट, सेंटर पॉइंट, वो जो पहिए का सेंटर पॉइंट जहां पर जो स्टब एक्सल लगा हुआ है, इससे सीधे गुजारेंगे हम दोनों एक दूसरे, इस पॉइंट को इसके अंदर वाला पॉइंट सीधा गुजरता हुआ निकालेंगे। और वह अगर परफेक्ट है हमारी स्टीयरिंग मैकेनिज्म तो ये आई पर ही कट करेगा। हमने आई को यहाँ क्या मान लिया, इंस्टेंटेनियस सेंटर मान लिया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा इनर फ्रंट व्हील होता है उसका एंगल हमेशा बड़ा होता है, जबकि जो हमारा आउटर फ्रंट व्हील होता है उसका एंगल छोटा होता है। तो हमारा जो ब्लू कलर में दिख रहा होगा बी से, बी वाली लाइन, उसका हमने एंगल मान लिया थीटा, जो कि ये फाई से बड़ा। फाई एंगल कौन सा है, जो हमारा आउटर व्हील है वहां से जो लाइन आ रही है उसको मैंने फाई एंगल मान लिया। अब हम जानते हैं इसकी संगत कौन है, ये फाई कौन है, तो इसका जो ए वाली लाइन से जो बेस, जो हमारी फ्रंट एक्सल से एंगल बना रहा हुआ है, ये क्या होगा, फाई होगा। इस तरह ये थीटा एंगल है, तो हमारा ए बी पी से जो लाइन दिख रही है इससे एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। अब हमें इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, आई पॉइंट से सीधी ऊपर की ओर लाइन डाल देते हैं, बी पॉइंट से इधर की ओर एक लाइन डाल देते हैं जो किस पर काट रही है, पी पॉइंट पर काट रही है, तो इसको मैंने पी मान लिया। अब हम करेंगे इसको प्रूव, कैसे प्रूव करते हैं आप देख रहे हैं। तो हमें सबसे पहले निकालना होता cot थीटा cot फाई, जिससे बी बाई एल हम निकाल सके। सबसे पहले हमने ट्रायंगल मान लिया आई बी पी देखेंगे, आई ए बना हुआ, बी ए बना हुआ, पी ए बना हुआ। आई बी पी हम जानते हैं जो सामने वाला कोण ए होगा, तो ये क्या होगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, मतलब इसे कर्ण बोलते हैं, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसे लंब बोलते हैं। इसके थ्रू अगर हम cot थीटा निकालेंगे, cot थीटा निकालेंगे तो हम जानते हैं tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। जबकि tan इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, मतलब जो हमारा परपेंडिकुलर बटे क्या होता है, बेस होता है। तो परपेंडिकुलर किस इसमें क्या है और बेस क्या है, तो हम tan का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस क्या है, बीपी है, तो हमने ऊपर बीपी रख दिया, और आईपी क्या है, परपेंडिकुलर, तो नीचे रख दिया। इस तरह cot थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब निकालेंगे हम फ्रॉम द ट्रायंगल आईबीपी, जो हमारा ट्रायंगल है इसको मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा। तो यहाँ पर आई बी पी जगह क्या है, सेम लिख दिया था, आई ए पी कर दे, आई ए हो गया, ए हो गया और पी ए हो गया, तो आई ए पी, ए ट्रायंगल हो गया। इसमें देखेंगे तो ए वाला एंगल है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा मतलब क्या होगा, यहाँ पर बेस बटे परपेंडिकुलर। तो cot फाई इक्वल टू, क्योंकि ये एंगल कौन सा बना रहा है, फाई बना रहा है, cot फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा बेस क्या हो जाएगा, ए पी, ए और पी क्या हो गया, बेस बटे क्या हो जाएगा, आई पी परपेंडिकुलर। तो cot फाई का हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब एपी देखेंगे तो ए पी ए है, लेकिन एपी को अगर हम तोड़ना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बीपी, क्योंकि ए पी के बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बीपी। इसको तोड़ के हमने यहाँ पर रख दिया और आईपी को जैसा का तैसा रख दिया। अब इसको भी हम तोड़ना चाहें तो नीचे आप देखेंगे ए बी बटे आईपी हो जाएगा प्लस
बीपी अपॉन आईपी, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको तोड़ के एबी बटे आईपी प्लस बीपी अपॉन आईपी लिख सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे तो यहाँ बीपी अपॉन आईपी क्या लिखा है, बीपी अपॉन आईपी, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो हमने बीपी अपॉन आईपी बटे क्या लिख दिया, कॉट थीटा लिख दिया, जो कि ऊपर हम निकाल चुके। अब ए बी देखेंगे तो ए बी कहाँ है, ए यहाँ पर दिख रहा है बी, ए बी की डिस्टेंस कितनी है, नीचे अगर देखेंगे तो कितनी डिस्टेंस है, बी के बराबर। ए बी जो डिस्टेंस है फ्रंट एक्सल, उसकी डिस्टेंस किसके बराबर है, बी के बराबर। तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी, जो कि यहाँ पर लिख दिया। दूसरा क्या है आईपी, आईपी हम देखेंगे ये आईपी यहाँ पर दिख रहा है, आईपी की लेंथ कितनी मानी हमने, एल, यहाँ पर एल बना हुआ दिख रहा होगा, तो टोटल लेंथ कितनी, एल। तो हमने आईपी की जगह क्या लिख दिया, एल लिख दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉट थीटा प्लस का इधर है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, आगे क्या बचेगा, बी बाई एल। तो इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमने डेरिवेशन किया है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होने चाहिए, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी वैल्यू का वेरी करनी चाहिए वो मैं ऊपर बता चुका हूँ। और यहाँ पर इस इक्वेशन का प्रूफ हो गया। ये एकरमैन जो भी हमारा स्टेयरिंग मैकेनिज्म है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप जो भी स्टार्टिंग से मैं डेफिनेशन, इसका डिस्क्रिप्शन, फिर इसका डेरिवेशन, तीनों लिखकर आप आसानी से समझा सकते हैं। अब जो डेविस वाला स्टीयरिंग मैकेनिज्म है उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म इसका कम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें होते हैं स्लाइडिंग पेयर। कितने होते हैं, 2 स्लाइडिंग पेयर। कैसे, यहाँ पर देखेंगे, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्लाइडिंग पेयर एक लगाया हुआ है यहाँ पर, और एक यहाँ पर लगाया हुआ है। इसमें ये स्लाइड करता है, ठीक है, जब इसको मोड़ते हैं, तो इसलिए इसका ड्रॉबैक रहता है, इसलिए इसका यूज कम करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें लिखना पड़ता है। तो ये नॉर्मली इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि क्रॉस लिंक के एल है, जो यहाँ पर दिख रही है कौन सी, के और ए एल, ठीक है। और दूसरी लिंक ए बी के समांतर स्लाइड करती है, जिसमें बेल क्लैंक सी ए के मतलब सी ए के, और कौन सा, जो डी बी एल, ये दो हमारे क्या हो गए, जो कि ए और बी पर कोऑर्डिनेट है, क्या, क्रैंक लीवर। अब क्रॉस लिंक दो बेयरिंगों में स्लाइड करते हैं, जो यहाँ पर बेयरिंग लगी हुई है, ये दो इनमें स्लाइड करते हैं, जिसके सिरे के और एल पर पिन लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर के और एल पर पिन लगे हुए हैं, जो कि इधर उधर जब मुड़ते हैं तो स्लाइड करते हैं। स्लाइड से क्या होता है, इसके टायर का जो टियर वियर सबसे ज्यादा होता है, इस टियर वियर के कारण इसको हम क्या कभी यूज नहीं करते, फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। दोनों ही स्लॉट लगे रहते हैं, ब्रेक लीवर को मुड़ने घूमते हैं। जब गाड़ी सीधी चलती है तो गियर अपनी मध्य स्थिति में चलता है, मतलब नॉर्मल चलता रहता है, स्ट्रेट जब भी चलती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या रहते हैं, ये जो हमारी डिपेंड करता है, ये इस इक्वेशन पर डिपेंड करती है। इसकी इक्वेशन रहती है tan अल्फा इक्वल टू b बाय 2l। क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू b बाय 2l। यहाँ पर देखेंगे b क्या होता है, जो भी हमारे नेक्स्ट आगे की एक्सल है उसके बीच की दूरी, जो b दिख रही होगी आपको। l क्या है, जो व्हील का उसका बेस होता है, और इसकी b बाय l की जो वैल्यू रहती है वेरी करती है 0.4 से 0.5 के बीच में, जबकि एंगल जो वेरी करता है 11.3 से 14.1। तो अगर डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म गियर के बारे में पूछा जाता है, या मैकेनिज्म गियर की जगह मैकेनिज्म में भी लिखा आता है, कैसा भी पूछा जाता है, तो आप इसको नॉर्मली ये जो यहाँ थ्योरी लिखी है उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसा मैंने स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन समझाई थी स्टीयरिंग मैकेनिज्म की, जो लिंकेज का अरेंजमेंट, उसको भी लिख सकते हैं, और इसका यहाँ नॉर्मली आप इसको समझा सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला लिख के, और जो इसकी वैल्यू के बारे में। यदि फ्रेंड्स जो भी आज मैंने समझाया यदि वो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।